हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं आगस्ट कॉम, जो कि फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं। उनका एक थियरी है जिसको हम कहते हैं कि हायरेसी ऑफ साइंसेस या विज्ञानों के संस्करण। अब ये बात आती है कि सोशोलॉजी में कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी इस थियरी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीए सोशोलॉजी कर रहे हैं, उनके भी सिलेबस में हायरेसी ऑफ साइंसेस है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी या इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी में। और उसके बाद जो एमए सोशोलॉजी या सोशोलॉजी से पीजी कर रहे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी या फर्स्ट ईयर में भी उनके सिलेबस में आगस्ट कॉम्ते की यह सिद्धांत है जिसको हम विज्ञानों के संस्करण कहा जाता है। अब बात आती है कि ये तो हो गए यूजी और पीजी लेवल पे। यह हमेशा आगस्ट कॉम की थियरी जो एनटीए, नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, मतलब ये कहा जाए कि सोशोलॉजी के ऑल स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विज्ञानों के संस्करण जैसे एक और सिद्धांत है चिंतन के त्रिस्तरीय नियम। तो हम बात करते हैं विज्ञानों के संस्करण के बारे में, जो कि आगस्ट कॉम का सिद्धांत है। विज्ञानों का संस्करण का मतलब ये होता है कि समाजशास्त्र को भी वो विज्ञान बनाना चाहते थे और विज्ञान भी बनाए थे। उन्होंने सिद्धांत दिया, बताया कि आगस्ट कॉम्त ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम विज्ञानों का संस्करण कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार समाज का विकास बौद्धिक विकास के आधार पर एक स्तर से दूसरे स्तर और दूसरे स्तर से तीसरे स्तर में हुआ, उसी प्रकार समाज में पाए जाने वाले प्राकृतिक विज्ञानों का भी विकास एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान, दूसरे विज्ञान से तीसरे विज्ञान और तीसरे विज्ञान से चौथे विज्ञान इत्यादि रूप में हुआ। कहने का मतलब ये है कि समाज, अगर हम आदिम समाज की बात करें तो उस समय कोई बौद्धिक विकास या बौद्धिक क्षमता नहीं पाई जाती थी। जब बौद्धिक क्षमता नहीं पाई जाती थी या बौद्धिक विकास नहीं हुआ तो उत्पादन के साधन भी नहीं मिला था। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब आदिम समाज से प्राचीन समाज आए, कृषक समाज आए और वर्तमान में आज औद्योगिक समाज में या टेक्नोलॉजी एज में हम, तो कहने का मतलब है कि जब हम समाज की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो समाज का विकास हुआ बौद्धिक विकास के आधार पर हुआ। उसी तरह जो समाज में पाए जाने वाले प्राकृतिक विज्ञान भी है, उनका भी विकास एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान, दूसरे विज्ञान से तीसरे विज्ञान और तीसरे विज्ञान से चौथे विज्ञान इत्यादि में हुआ। और विज्ञानों के विकास के इसी क्रम को हम विज्ञानों का संस्करण कहते हैं। विज्ञानों का संस्करण का मतलब जो विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। आगस्ट कॉम्त ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया था क्योंकि उन्होंने भी आगे चल के सिस्टमैटिक वे में स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन किया था, इसीलिए सोशोलॉजी को विज्ञान बनाया था। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार हमने आपको उदाहरण के रूप में बताया कि जब धरती पे मानव आए थे तो उस समय किसी प्रकार का कोई समाज नहीं पाया जाता था, न कोई परिवार का कंसेप्ट था, न ये पता था कि जब परिवार नहीं है तो संस्था नहीं था,
बस इतना पता था कि जब धरती पे मानव आए थे, 3 चीज़ लेके आए थे: भोग, सुरक्षा, काम वासना। क्योंकि आदिम समाज, एक तरफ से देखा जाए तो आदिम समाज में जैसे जानवरों का बिहेव था वैसे था, न सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, कुछ नहीं चलना। जैसे जैसे बौद्धिक विकास उनके अंदर थोड़ा सा आया, वैसे उनकी बुद्धि का विकास हुआ और समाज का थोड़ा सा विकास हुआ। तो अब मैंने कहा ना कि विज्ञानों के विकास के इसी क्रम को हम विज्ञानों का संस्करण कहते हैं, और विज्ञानों का विकास बौद्धिक विकास के आधार पर हुआ, किंतु कुछ निश्चित नियमों के माध्यम से हुआ। अब हमारे कहने का मतलब है कि विज्ञानों का जो विकास हुआ था बौद्धिक विकास के आधार पर हुआ था, लेकिन कुछ निश्चित नियमों के माध्यम से हुआ था। जो प्राकृतिक विज्ञान की अगर बात किया जाए तो ये देखना है कि अगस्त काम्त ने जो समाज शास्त्र का अगर आविष्कार किया है, कैसे किया है वो आप सभी को पता है। बट लेकिन हम मैथ में कहते हैं ना कि LHS बराबर RHS। तो उन्होंने प्रूव किया कि अगर समाजशास्त्र विज्ञान है तो सबसे पहले कौन सा विज्ञान आया होगा। प्राकृतिक विज्ञान की बात उन्होंने किया था, तो उसी पे कुछ फार्मूला बताए होंगे, कुछ पॉइंट बताए होंगे, जिसके माध्यम से वो आपको आगे चल के या नेक्स्ट स्लाइड में मैं प्रूव करूँगा कि कैसे, क्या नाम है कि वह निश्चित नियम कौन कौन से हैं। तो अगस्त काम्त ने कुछ निश्चित नियम बताए थे, जो निश्चित नियम निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला उन्होंने बताया ऐतिहासिक खोज या उद्भव के आधार पे। जो पहला पॉइंट बताया ऐतिहासिक खोज या उद्भव के आधार पर। दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया घटती हुई सरलता और बढ़ती हुई जटिलता के आधार पे। तीसरा उन्होंने पॉइंट बताया तथ्यों में संशोधन या बदलाव वृद्धि क्रम के आधार पर। और चौथा आपको स्लाइड में नीचे दिख रहा होगा प्राचीनता वृद्धि के आधार पे, मतलब वो किस पे डिपेंड है। तो ये 4 चीज़ आपको इस स्लाइड में दिख रही होगी। और हम आगे चल के, क्योंकि यही अगस्त काम्त ने विज्ञानों के संस्करण में यही 4 पॉइंट बताए हैं, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि अगस्त काम्त ने पहला विज्ञान जो प्राकृतिक विज्ञान की बात करते हैं वो कौन सा ऐसा विज्ञान है। क्योंकि विज्ञानों के संस्करण में यही अगस्त काम्त ने 4 पॉइंट बताया था, और इसी 4 पॉइंट के माध्यम से हम प्राकृतिक विज्ञानों की खोज करेंगे। देखेंगे कि आगे कौन कौन से ऐसे विज्ञान हैं, और समाजशास्त्र जो प्राकृतिक विज्ञान है वो चौथे स्थान पे आता है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, अगस्त काम्त ने बनाया था, जिसे हम फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि BA के बच्चे बहुत से ये कहते हैं कि वो सोशोलॉजी लेते हैं इस बेस पे कि चलो हम समाज के बारे में जो जानते हैं, समाज में रहते हैं, उसके नियम कानून है, जो भी उसके कल्चर है, ट्रेडिशंस है, मोर है, उसके बारे में हम सब जानते हैं। उस बेस पे वो BA में एडमिशन्स ले लेते हैं, और बाद में जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि जो थिंकर है, वो सिद्धांत है, उनके कंसेप्ट कुछ और है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर दिया कि जो समाज का विकास हुआ है कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास के आधार पे हुआ है, और जो समाज में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक विज्ञान है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार समाज एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर में हुआ, उसी प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भी जो है एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान, दूसरे विज्ञान से तीसरे विज्ञान में हुआ है। तो हम देखना चाहते हैं कि जो पहला प्राकृतिक विज्ञान था कौन है। अब पहला नियम क्या था? ऐतिहासिक खोज या उद्भव के आधार पे। आपने देखा होगा कि तीसरे स्लाइड में मैंने एक चीज़ बनाया कि चारों नियमों के अनुसार गणित पहला प्राकृतिक विज्ञान है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि जो पहले नियम के अनुसार ऐतिहासिक खोज में शून्य की खोज हुई थी। जब शून्य की खोज हुई थी तो शून्य से गणित का विकास हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक खोज या उद्भव के आधार पर, शून्य के आधार पे
गणित का विकास हुआ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले शून्य की खोज हुई और शून्य से ही गणित का विकास हुआ। दूसरा उन्होंने बताया था कि घटती हुई सरलता या तो बढ़ती हुई जटिलता के आधार पर। दूसरे नियम के अनुसार क्योंकि गणित निश्चित नियमों पर आधारित है, इसलिए गणित सबसे सरल विज्ञान या विषय माना जाता है। बात आती है कि जैसे आप LKG से लेके हाई स्कूल तक आप मैथ पढ़े होंगे, तो आपको लगता हो कि हम किसी भी फार्मूले पे हम जो भी क्वेश्चन आता है आप फार्मूले पे रखते हैं, फार्मूला बेस होता है और तुरंत उसका आंसर जो भी है वो आ जाती है। प्रूव करने वाली होती है तो आप प्रूव भी कर लेते हैं कि उसका मान इतना आ गया, इसका मतलब ये कि सही है। आपको शुरू में लगा होगा LKG से 10 तक, लेकिन जैसे ही आप इंटरमीडिएट में जाते हैं तो आपको लगभग मैथ्स के 5 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, अर्थमेटिक्स। तो ऐसे लगता है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारी समस्याएं जटिल होती है, लेकिन शुरू में तो हमको लगता है कि मैथ कितना आसान था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो दूसरा नियम था घटती हुई सरलता बढ़ती हुई जटिलता के आधार पर। तीसरा था बदलाव वृद्धि या क्रम वृद्धि के आधार पर। तो तीसरा जो नियम था, क्योंकि तीसरे नियम के आधार पर गणित में तथ्यों के संशोधन की कोई संभावना नहीं है। संभावना इसलिए तथ्यों के संशोधन में इसलिए संभावना नहीं है क्योंकि फार्मूला बेस है, सूत्रों पे डिपेंड है, तो इसलिए गणित में कोई चेंजिंग नहीं होती है। आपको पता है कि 1 + 1 = 2 ही होता है, तो 1 + 1 = 3 नहीं हो सकता। अगर हम इसको देखा जाए sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, तो आप इसे प्रूफ करना चाहें तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। LHS = RHS। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हम फार्मूला बेस है, इसलिए इसमें तथ्यों के संशोधन में कोई संभावना व्यक्त नहीं की जाती है। चौथा उसने बताया था कि प्राचीनता वृद्धि के आधार पर है। चौथा नियम के अनुसार गणित किसी पर आश्रित नहीं है, क्योंकि शून्य से विकास हुआ है तो इसलिए किसी पे विकास आश्रित नहीं है। अतः चारों नियमों के अनुसार हम कह सकते हैं कि गणित पहला प्राकृतिक विज्ञान है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आप चारों जो पॉइंट बताए थे अगस्त कांत ने, उस बेस पे आप विज्ञान को रखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि सबसे पहले संसार में शून्य का ही आविष्कार हुआ था। जब शून्य का आविष्कार हुआ था तो हम कह सकते हैं कि शून्य से ही गणित का विकास हुआ। दूसरे नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि क्योंकि गणित एक निश्चित नियमों पर आधारित है, इसलिए गणित सबसे सरल विषय माना जाता है। तीसरे नियम के आधार पर गणित तथ्यों के संशोधन की कोई संभावना नहीं होती है। और चौथे नियम के अनुसार गणित किसी पर आश्रित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों नियमों के अनुसार गणित पहला प्राकृतिक विज्ञान है। तो आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया कि LKG से लेके हाई स्कूल तक आप मैथ पढ़े होंगे तो बड़ा इजी लगता होगा। फिर बाद में जैसे आपका जो भी परसेंटेज आया होगा, आपने डिसाइड किया होगा कि आप मैथ्स तो आगे चल के जब आप देखे होंगे, पूछे होंगे अपने सीनियरों से कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको लगता होगा कि ये चीज़ें हैं। अब हम आते हैं दूसरा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब समाज का विकास बौद्धिक विकास के आधार पर हुआ था, तो समाज में पाया जाना जो प्राकृतिक विज्ञान था वो कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास, जैसे ही व्यक्ति में बौद्धिक विकास थोड़ा और अधिक हुआ तो समाज में जो पाए जाने वाले जो प्राकृतिक विज्ञान आए थे उसमें दूसरा जो विज्ञान था खगोल शास्त्र आया, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। खगोल शास्त्र हिंदी में है तो आपको पता होगा, खगोल शास्त्र में हम ग्रह नक्षत्रों की गणना करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे ही हम एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र कहा जाता है। अब बात आती है कि खगोल शास्त्र के अंतर्गत जो दूसरा प्राकृतिक विज्ञान था जो खोज हुई थी वो खगोल शास्त्र की हुई थी। और खगोल शास्त्र के अंतर्गत हम जो होता है तारों और नक्षत्र का अध्ययन किया जाता है तथा उनके बीच की दूरी गणित के सूत्रों के आधार पर ज्ञात की जाती है। अतः गणित के अध्ययन के बिना खगोल शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए खगोल शास्त्र के अंतर्गत खगोल शास्त्र गणित दोनों का अध्ययन करना पड़ता है। अतः दूसरे नियम के अनुसार खगोल शास्त्र की जटिलता बढ़ जाती है। दूसरा नियम यही था ना, घटती हुई सरलता या बढ़ती हुई जटिलता के आधार पर। तो क्योंकि
खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए हमें कहीं न कहीं गणित का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरे नियम के अनुसार खगोल शास्त्र की जटिलता बढ़ जाती है और तीसरे नियम के अनुसार खगोल शास्त्र में तथ्यों के संशोधन की संभावना गणित से अधिक है। और चौथे नियम के अनुसार खगोल शास्त्र गणित पर आश्रित है। अतः हम कह सकते हैं कि चारों नियमों के आधार पर स्पष्ट होता है कि खगोल शास्त्र दूसरा प्राकृतिक विज्ञान है। आप चारों पॉइंट पे आप देख लीजिए कि जो दूसरा विज्ञान आया था वो खगोल शास्त्र आया था, क्योंकि ये गणित पे आश्रित है तो इसलिए इसकी जटिलता बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम आगे चल के ये कह सकते हैं कि ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ब्लू कलर से लिखा है कि ठीक इसी प्रकार चारों नियमों के आधार पर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र की उत्पत्ति तीसरे, चौथे, पांचवें प्राकृतिक विज्ञान के रूप में हुई। कहने का मतलब है कि पहला प्राकृतिक विज्ञान गणित था, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान खगोल शास्त्र रहा, और जैसे ही व्यक्ति का विकास और अधिक हुआ तो तीसरा जो विज्ञान आया था वो भौतिक शास्त्र आया था। और भी व्यक्ति का विकास जो हुआ उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र की उत्पत्ति तीसरे, चौथे और पांचवें प्राकृतिक विज्ञान के रूप में हुआ। नीचे मैंने मेंशन भी किया है कि जब व्यक्ति का बौद्धिक विकास और अधिक हुआ तो समाज में जो छठा प्राकृतिक विज्ञान समाज शास्त्र के रूप में आया। तो कहने का मतलब है कि पहला अगर विज्ञानों के संस्करण में हम कोई फॉर्मेट भी बनाते हैं तो पहला हम लिखते हैं कि गणित पहला प्राकृतिक विज्ञान है, दूसरा खगोल शास्त्र है, तीसरा भौतिक शास्त्र है और चौथा रसायन शास्त्र है, पांचवा जीव शास्त्र है और छठवां जो प्राकृतिक विज्ञान आया वो क्या है, समाज शास्त्र के रूप में आया। क्योंकि समाज शास्त्र के अंतर्गत जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित सभी विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए समाज शास्त्र सबसे जटिल विज्ञान है। समाज शास्त्र की तथ्यों में संशोधन की संभावना बाकी विज्ञानों से अधिक है। क्लियर हो गया कि जो छठा प्राकृतिक विज्ञान था वो समाज शास्त्र था, और इस चीज़ को हम जानते हैं कि समाज शास्त्र के अंतर्गत जो है जीव विज्ञान का अध्ययन करना पड़ा, उसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित सभी विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। इसीलिए समाज शास्त्र सबसे जटिल माना जाता है। क्योंकि समाज शास्त्र आपको लगता है कि हमें समाज में हम रहते हैं, नियम कानून हैं, जो बच्चे हों चाहे जो भी हो उनको लगता है कि समाज के नियम कानून अच्छा। लेकिन अगर आपको समाज के रियल में आपको जो कल्चर है, जो उसको अगर फॉलो करना हो, चाहे ट्रेडिशन के रूप में जो पहनावा हो, चाहे जैसे भी है वो चीज़ जो आपकी चल रही है वही है, अगर उसको फॉलो करें तो आपको लगता है कि बड़े टफ है, शायद हम अपने आप में चेंजिंग कर लेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि समाज शास्त्र जितना देखने में आसान लगता है उतना ही जटिल विज्ञान माना गया है। क्योंकि पहला प्राकृतिक विज्ञान गणित था, दूसरा खगोल शास्त्र था, तीसरा भौतिक शास्त्र था, चौथा रसायन शास्त्र, पांचवा जीव शास्त्र और छठवां प्राकृतिक विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र आया। तो मैंने इसलिए लिखा है कि इसलिए समाज शास्त्र सबसे जटिल विज्ञान है। समाज शास्त्र की तथ्यों में संशोधन की संभावना बाकी विज्ञानों से अधिक है। इसीलिए समाज शास्त्र उपरोक्त सभी विज्ञानों पर आश्रित है। इसलिए अगस्त काम्त ने कहा कि समाज शास्त्र सभी विज्ञानों की रानी अर्थात महारानी है। ये आपको क्वेश्चन हमेशा पूछता है वन लाइनर क्वेश्चन में कि समाज शास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है अर्थात महारानी है, यह कथन किसने दिया? 4 ऑप्शंस अगस्त काम्त, जॉन स्टुअर्ट मिल, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। लेकिन आप इसको हमेशा ही नोट्स कर लीजिएगा कि समाज शास्त्र सभी विज्ञानों की रानी अर्थात महारानी है, यह अगस्त काम्त ने खुद कहा था। क्योंकि आपको पता है कि समाज शास्त्र को अध्ययन करने के लिए इससे पहले हमें 5 प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 विज्ञानों पे आश्रित है। इसीलिए समाज शास्त्र सबसे जटिल विज्ञान माना गया है, क्योंकि इसमें
तथ्यों के संशोधन की जो संभावना है बाकी विज्ञानों से अधिक है। जैसे अगर कहे मैथ में अगर फार्मूला पे आप रखे या जो मान आ गया वही सही है, आप LHS बराबर RHS कर दिए प्रूव, तो आप मैथ सही हो गया। एस्ट्रोनॉमी में भी क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैथ पे डिपेंड है, गणित के फार्मूले के बेस पे है। आपको फिजिक्स में भी वही दिख रहा है, फिजिक्स भी फार्मूला बेस पे है, मैथ और प्रैक्टिकल है। केमिस्ट्री भी आप देख लो, जब आपको पता है कि हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग जब हम रिएक्शन कराएंगे तभी पानी का H2O बनेगा। तो कहीं ना कहीं डिपेंड है। समाजशास्त्र में हम जितने भी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं कि इतना हो सकता है नियर अबाउट। इसीलिए बाकी विज्ञानों की अपेक्षा समाजशास्त्र में काफ़ी संभावनाएं व्यक्त की जाती है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि अगस्त काम महोदय ने समाजशास्त्र का तो निर्माण कर दिया, क्योंकि समाजशास्त्र का 1838 में उन्होंने निर्माण कर दिया। आपको पहले ही पता है कि समाजशास्त्र कैसे बना था, लेकिन वो हम जो हमारा सिद्धांत है हायरेसी ऑफ साइंस या विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत जो अगस्त काम ने दिया है, हम वो पढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या नाम है कि समाजशास्त्र का तो हमने निर्माण कर दिया, और समाजशास्त्र वहीं से जो है पूरी दुनिया में आते आते 19वीं शताब्दी तक आते आते पूरी दुनिया में समाजशास्त्र एक इंडिविजुअल रूप की अध्ययन होने लगा। मतलब कहीं न कहीं चाहे वो पहले जो समाजशास्त्र था किसी न किसी सब्जेक्ट में, एंथ्रोपोलॉजी में, कहीं न कहीं किसी विषय में कंट्रीब्यूट था, लेकिन 1838 के बाद समाजशास्त्र इंडिविजुअल रूप से एकल विषय के रूप में पूरे संसार में फैल गया। और वहीं से हम कोई सोशोलॉजी में स्पेशली आगे पढ़ाई किया है, UG किया, PG किया, PhD किया। तो ये बात तो सही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने, आपने देखा होगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखा है आचार शास्त्र नाम का 7वां विज्ञान। क्योंकि अब तो उन्होंने एक विज्ञान बना दिया था, इंडिविजुअल विज्ञान बना दिया था समाजशास्त्र को, लेकिन समाज में कुछ चीज़ें और थी जो मैंने मेंशन किया है। कुछ समय पश्चात उन्होंने आविष्कार कर दिया, खुश हो गए आगे चल के। तो एक बार उनके मकान पे एक महिला उनकी मित्र थी जो तलाकशुदा थी, और उन्हीं के घर पे बिना शादी किए रहने लगी। तो सीधी सी बात है कि बिना शादी किए एक तलाकशुदा महिला है और उनके साथ रहने लगी है, तो कहीं ना कहीं समाज में बुराई तो होगी कि एक समाज एक तरफ जो है कि अगस्त काम महोदय समाज का निर्माण भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ समाज का खंडन भी कर रहे हैं। एक तरफ बना भी रहे हैं और एक तरफ तोड़ भी रहे हैं। तो इसलिए लिखा है कि कुछ समय पश्चात अगस्त काम के संपर्क में एक क्लाउडीला डी बोस्के नाम की तलाकशुदा महिला आई, क्योंकि अगस्त काम की अच्छी मित्र बन गई और दोनों बिना विवाह किए साथ साथ रहने लगे। तो समाज ने इनका विरोध किया। मैंने पहले ही बता दिया, इन्होंने सोचा कि समाज की घटनाओं के अध्ययन के लिए तो मैंने एक विज्ञान प्रतिपादित कर दिया जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं, लेकिन मानवता और नैतिकता के लिए एक अलग से विज्ञान प्रतिपादित करना चाहिए। तो उन्होंने एक आचार शास्त्र का नाम दिया। जो 7वां विज्ञान था प्राकृतिक, वो आचार शास्त्र नाम का 7वां प्राकृतिक विज्ञान प्रतिपादित किया, और इसके द्वारा मनुष्यों में मानवता और नैतिकता का विकास करना चाहा। परंतु उन्होंने सोचा कि मेरा यह विज्ञान मनुष्यों तो कैसे पहुँचेगा, तो उन्होंने समाजशास्त्रियों को मानवता के धर्म का पालन करने की सलाह दे डाली और कहा कि मानवता का विकास करिए। इसीलिए अगस्त काम को मानवता के पुजारी की संज्ञा भी दी गई है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मानवता के पुजारी की संज्ञा किसे दी गई है, अगस्त काम, जॉन स्टुअर्ट मिल, एमिल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स। लेकिन आप ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार अपने चैनल पे PPT के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं
और आपको ये चीज़ें एक किताब में कहीं नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो 7वां प्राकृतिक विज्ञान था वो आचार शास्त्र था। क्योंकि आचार शास्त्र की अगर बात किया जाए तो आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ भारत में एक बेकअप सीट मूवी बनी थी जो लिविंग रिलेशनशिप की बात की गई थी कि बिना शादी किए 18 की लड़की हो और 21 का लड़का है एक साथ रह सकते हैं। वो उसी की बात की गई जो 2010 में वो बॉलीवुड में मूवी आई थी रणबीर कपूर की और कोंकणा सेन शर्मा की। क्योंकि हमारे देश में कुछ भी कोई नियम कानून बन के आता है उसके बाद कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले टॉलीवुड वाले कहीं ना कहीं मूवी बनाई देते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो चीज़ क्लियर हो गई कि इसीलिए अगस्त काम को मानवता का पुजारी भी कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए। अब आती है नेक्स्ट स्लाइड पे। आपने देखा होगा इस पे लिखा है कि निष्कर्षतः हम तो कह सकते हैं कि कांट द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षवाद एवं मानवता दोनों एक दूसरे के विरोधी है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अगस्त काम द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षवाद एवं मानवता दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इस प्रकार मानवता के विकास के द्वारा उन्होंने स्वयं अपने प्रत्यक्षवादी विचारधारा की निर्मम हत्या कर दी। इसीलिए जो उनके शिष्य थे जॉन स्टुअर्ट मिल ने उनके विषय में कहा था कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी निकला। ये भी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जॉन स्टुअर्ट मिल का है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पीजीटी में हो, एनटीए में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और बीए के बच्चों को भी पूछा जाता है। कभी इसी तरह दे दिया कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी निकला। ये किसने कहा था उसके बारे में लिखिए। कहीं ऑप्शनल दे दिया तो आपको क्लियर हो गया, 4 ऑप्शन में दे दिया जॉन स्टुअर्ट मिल है, लेकिन आपको पढ़े होंगे तभी आप टिक मारेंगे। अदरवाइज आप नहीं पढ़े होंगे तो आप टिक नहीं मार सकते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यह विज्ञानों के जो संस्करण का जो सिद्धांत है पहली बार अपने चैनल पे हमने पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया, और जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वो पीपीटी के माध्यम से आएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।